हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में हर्षद अली जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन का सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 13 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीएस के 50 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट किए हमने, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। आज का पहला प्रश्न देखिए, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है? कालिदास जी के द्वारा कुमार संभवम नाम के एक महाकाव्य एपिक की रचना की गई है, जिसमें इन्होंने भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन और इसके अलावा जो प्रकृति चित्रण है वो इस महाकाव्य में किया है। सिंपली आंसर कर सकते हैं, इसका आंसर होगा कुमार संभवम। सवाल नंबर 2 आज का, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो साइट थी, इसमें जितने भी घर थे, जितने भी मकान थे, वहाँ प्रत्येक मकान के अंदर एक कुआं ज़रूर होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन। इनमें से किसको भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है? भारतीय मूल की पारसी नागरिक मैडम भीकाजी कामा, इनका जन्म हुआ था बम्बई में और इनको जो है भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। इसका आंसर कर लेंगे ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर 4, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1940 का जो रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी और ये अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का, ये जो कि 1940 में हुआ था। तो 1940 से लेकर 1945 तक बस सिंगल एक ही अधिवेशन हुआ था। तो इसमें एक प्रश्न और आता है कि कांग्रेस में सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य डिसाइड किया गया था? वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की गई थी सी राघवाचारी के द्वारा और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और बात है 5 नवंबर 1920 की, इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि एक वर्ष में स्वराज की घोषणा होगी, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति होगी, ऐसी घोषणा की गई। इसका आंसर कर लेंगे असहयोग आंदोलन। सवाल नंबर अगला देखिए, किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। ये वंदे मातरम के रचयिता कौन है, इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसे जो है आनंद मठ से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन इनमें से नहीं था? असहयोग आंदोलन हमने अभी कल ही आपने इस इतिहास में मॉडर्न इंडिया का जो आपका मास्टर सीरीज़ थी या मास्टर क्लास थी वो देखी होगी, तो उसमें से आप आंसर कर पाएंगे। ये तीनों ही आंदोलन जो है गांधी जी इनसे संबंधित थे, लेकिन होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन, इससे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। होम रूल लीग से या होम रूल आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। और होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था? वर्ष 1916 में। सवाल नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की, जो कि वर्ष 1916 में हुआ था, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। और एक तरीके से इसमें जो कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी दल हैं, इनका फिर से मिलन हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी इसमें समझौता हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। इधर समाचार पत्र है और उनके संपादकों के नाम हैं। जो समाचार दर्पण है, ये समाचार पत्र के लेखक कौन थे? मार्शमैन। मिरातुल अखबार, ये हमने कल ही डिस्कस किया है।
राजा राम मोहन राय। केसरी के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। लखनऊ योजना का संबंध इनमें से किससे था? एक्चुअली जो लखनऊ योजना थी ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जो सड़कें हैं इन सड़कों को चौड़ा करना था और इनकी मरम्मत के लिए जो योजना तैयार की गई थी वो लखनऊ योजना के नाम से थी। तो ये सड़क विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु जो फॉसिल्स होते हैं इनकी एज का डिटर्मिनेशन किसके थ्रू किया जाता है? कार्बन डेटिंग मेथड या कार्बन 14 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है इस्तेमाल नील हरित शैवाल को। अगर आपने हमारे तीनों मास्टर वीडियोस देखे होंगे तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से आप कर लेंगे। उन वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है इस वीडियो के। तो जो नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है इसको ग्रहण करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करके ऐड कर देते हैं मिट्टी में, जो पौधों के लिए पोषक तत्व होती है। इसका दूसरा नाम आपको साइनोबैक्टीरिया मिलता है। इसी सवाल का एक्सटेंशन इसको मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? यह है क्लोरेला। ऑप्शन बी है क्लोरेला। क्लोरेला एक प्रकार का शैल है, यानी एक प्रकार का शैल नहीं शैवाल है, यानी जलीय वनस्पति। और इसमें जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो इसको अपने साथ लेकर के जाते हैं क्योंकि प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और वहाँ पर आप देखें सिर्फ इसके ऊपर सनलाइट पड़ने पर ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और बहुत तेज़ी के साथ इसका प्रसार होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें वहाँ थोड़ा इसको तोड़ करके खाया जाता है और जो बाकी हिस्सा बचता है उसको फिर से सनलाइट में रख दिया जाता है। तो उस पर जैसे सनलाइट पड़ती है वो फिर से फोटोसिंथेसिस करके अपनी ग्रोथ कर लेता है, फिर से बढ़ जाता है। इसलिए क्लोरेला ये ख़त्म भी नहीं होता है और प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी होता है शरीर को वहाँ स्वस्थ रखने के लिए अंतरिक्ष में। ऑप्शन बी। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं कौन सी हैं? ये मैग्नीशियम और आयरन होती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर उपस्थित है या लोकेटेड है? तो जीवाश्म फॉसिल जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में आपको बताया था हमने। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है किसकी? टाइगर रिजर्व की। यहाँ पूछ रहा है भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये हमने कल पर्यावरण वाले जो हमारी मास्टर वीडियोस में डिस्कस किया था इसको। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखेंगे। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक्चुअली जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है जिसको लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। महर्षि पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। हीमोग्लोबिन इनमें से क्या है? ये एक गोलाकार प्रोटीन है। ऑप्शन सी। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसका उद्देश्य था जो समाज में शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोग हैं उनको विमुक्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लूनी रिवर के किनारे पर स्थित है? अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी। सबसे अधिक लौह खनिज जो हैं इनका भंडार कहाँ पर है? रिजर्व बताने सबसे ज़्यादा लौह खनिज के भंडार कहाँ पर हैं? देखो इस सवाल को समझो पहले, इसको हमने डिस्कस भी किया है आपसे इकोनॉमी के मास्टर वीडियो में। सबसे अंत वाला लेक्चर यही था। जो लौह अयस्क है भारत में इसके जो भंडारण है, जो रिजर्व हैं
वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर 72% रिजर्व जो है अकेले लौह अयस्क के आयरन और के वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। और इसमें जो और मिलता है वो मैग्नेटाइट मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आता है सेकंड पोजीशन पर, कह सकते हैं भंडारण में सेकंड नंबर पर, ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 34% भंडारण है, तो ये हेमेटाइट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। तो इसका आंसर अभी हम क्या कर पाएंगे, आंसर होगा इसका कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इधर कंट्रीज के नाम है और यहाँ पर खनिज के नाम है। तो इसमें से एक्चुअली आपको ये बताना है कौन सा देश किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक करता है, नंबर 1 पर है, टॉप पर है, ठीक है। तो ऐसे मैच नहीं ऑलरेडी, जो एक मैच नहीं है वो बताना है। ब्राज़ील को मैच किया इन्होंने। विश्व में अगर देखें ब्राज़ील सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क है आयरन और का प्रोड्यूसर है। क्या ऐसी बात सही है? ये इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर लौह अयस्क की बात पहले कर रहे हैं हम लोग, तो जो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन है विश्व में वो ऑस्ट्रेलिया करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कौन? लौह अयस्क का आयरन और का ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नंबर आता है सेकंड पर ब्राज़ील का। तो यहाँ आपने पहले ब्राज़ील लिखा हुआ था, वो भी ठीक था, लेकिन फिलहाल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी हमने जब देखा था 2019-20 का डेटा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। चीन जो है विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब अगला देखिए, तांबे का जो कॉपर है, कॉपर का प्रोडक्शन कौन सा कंट्री करता है? विश्व में तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है किसके द्वारा? चिली के द्वारा, ठीक है, चिली। सेकंड नंबर पे आता है पेरू। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट देखें किसका, और इसका प्रोड्यूसर भी ऑस्ट्रेलिया ही है, बॉक्साइट का लार्जेस्ट। तो इसका आंसर आप कर लेंगे, जो सुमेलित नहीं है वो आपको छांटना है, ऑप्शन सी। विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा? जो कनाडा है, कनाडा की जो कोस्टल लाइन है वो सर्वाधिक लंबी है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो शामिल नहीं है आपको बताना है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, मौलिक कर्तव्य होते हैं, जिसमें राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, ये शामिल है। लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? सवाल को भी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जेंडर बजटिंग योजना, ये तीनों ही महिलाओं के उत्थान के लिए हैं। जो उजाला योजना है, इसकी बात करें, उजाला योजना जो है ये बिजली की बचत और एलईडी बल्ब से संबंधित है। सवाल अगला देखें, ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ इनमें से क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री या हरित रसायन का मतलब है ऐसे घातक रसायन के उत्पादन जो होते हैं और उनके उपयोग, इनमें कमी लाने से संबंधित होती है ग्रीन केमिस्ट्री, ऑप्शन बी। अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, ये विचार ये किसने दिया था? ये स्टेटमेंट कहा था आर.सी. दत्ता यानी रमेश चंद्र दत्ता ने। अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सरयू नदी या घाघरा नदी, ऑप्शन सी। जनहित याचिका यानी पीआईएल भारत के उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार की जाती है? पीआईएल की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे बोलते हैं जनहित याचिका या पीआईएल। ये आर्टिकल नंबर 226 के तहत स्वीकार की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है? भारत की पॉपुलेशन अगर हम देखें, अगर 100% मानते हैं उसमें, तो शहरी पॉपुलेशन निकल करके आती है कितनी? 31.16%। और अगर ग्रामीण पॉपुलेशन देखेंगे हम तो ये 68.8% होती है। तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? इस कमेटी को बनाया गया था गरीबी रेखा के आकलन के लिए, ठीक है, ये हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, ऑप्शन बी। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? एक तो ये प्रश्न बनता है। इस सवाल को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, विश्व में भारत गेहूं के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो आपको बताना है लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड कौन है? विश्व में प्रथम स्थान पर अगर गेहूं के व्हीट प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो चीन है।
और हम भारत यानी सेकंड पोजीशन पर हैं गेहूं प्रोडक्शन में। तीसरे पर है रूस यानी रशिया। फोर्थ पर है यूएस। आंसर होगा सेकंड। निम्नलिखित निम्नलिखित ICAR अनुसंधान संस्थानों में से कौन सा वाराणसी में स्थित है? ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इनमें से अगर आप देखें भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? ये बिहार। इसमें अगर हम देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये पूसा बिहार में। भारतीय दलहन अनुसंधान है कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान है लखनऊ। और भारतीय सब्जी अनुसंधान है वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये संबंधित है किससे? ओजोन क्षरण के नियंत्रण से। भीमा नदी प्रमुख सहायक नदी है किसकी? आपको बताना है भीमा नदी। तो कृष्णा नदी की दो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, एक तो भीमा नदी है और एक है तुंगभद्रा नदी। दोनों ही प्रश्न पूछे हुए हैं। तो ये भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। रैगूर शब्द संबोधित करता है जो भारत में काली मिट्टी होती है, इसी को हम बोलते हैं काली कपासी मिट्टी, या यही होती है रैगूर। भारत में संघ के मंत्री के लिए जो पद है उसकी शपथ का प्रारूप कहाँ पर निहित है? तीसरी अनुसूची संविधान की जो थर्ड शेड्यूल है इसमें वर्णित। इसमें क्या है? थर्ड शेड्यूल में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन सब के जो पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उसका प्रारूप इसी में मिलता है, थर्ड अनुसूची में। पर्यावरण का अर्थ आपको बताना है इनमें से क्या है? तो पर्यावरण जल, वायु, भूमि, वनस्पति और प्राणियों के मध्य जो अंतर संबंध होता है उसी को कहते हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में ऐड किया गया? ये संवर्ती सूची यानी कौन करेंट लिस्ट में है इस वक्त? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इसके तहत क्या किया गया था? जो वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण नामक विषय है संवर्ती सूची में डाला गया था। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी है? इस किताब का नाम है तुहफात उल मुवाहिदीन, और इसको हिंदी में इसका टाइटल होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। और ये किताब जो लिखी गई थी ये फारसी लैंग्वेज में लिखी थी राजा राम मोहन राय द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो राज्य है भारत का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो है बिहार। बिहार में 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। दूसरे पर जो नंबर आता है वो है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में 1000, इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 1000 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आंसर करेंगे सेकंड वाला पूछा है इसमें, तो ये होगा पश्चिम बंगाल। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1998 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो 70 वर्ष की आयु के किसान हैं उनको अगर दुर्घटना होती है व्यक्तिगत कोई भी, तो उनको ये कवर दिया जाता था इसका। और इसी के तहत किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः जाना जाता है। जो भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 है इसको सामान्यतः कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल बना था एक, इसका अगवा कौन है? ये हमने डिस्कस किया था आपको पर्यावरण की मैराथन क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज वहाँ के दिख रहे होंगे। WGEEP इसका गठन 2010 में किया गया था। माधो गाडगिल के नेतृत्व में समिति बनाई गई थी और इसका उद्देश्य जो पश्चिमी घाट है उसके संरक्षण, उसकी देखभाल के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना था और इसको एक तरीके से सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला एरिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी।
सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती? झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सारी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें से जो व्यास नदी है ये ऐसी सहायक नदी जो पाकिस्तान में नहीं बहती है। ये नदी पंजाब में और हिमाचल में बहने वाली नदी है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में लौह अयस्क आयरन ओर का बृहत्तम उत्पादक है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर बताना है। पीछे हमने जो शुरुआत में क्वेश्चन किया था आयरन ओर का, वो सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं? ये है प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक बोलते हैं। लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर का स्टेट बताना है। लौह अयस्क का आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट भारत का है उड़ीसा, ठीक है। 54.76% प्रोड्यूस करता है अकेले भारत में लौह अयस्क को उड़ीसा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। पूरे विश्व में अगर देखें लौह अयस्क तो ये वर्ल्ड वाइड जो देखेंगे ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नंबर 1 पे आता है, और भारत इसमें 4th पोजीशन पर आता है, इंडिया। वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास, ये कहा था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66। सवाल नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? यह है लालजीत सिंह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की संकल्पना को किसने दिया था? ये महबूब उल हक ने दिया था इसको। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ये अधिवेशन हुआ था बेलगाम का। सीबीडीटी किस प्रकार के टैक्सेस से जुड़ा रहता है? इसका फुल फॉर्म होता है सीबीडीटी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो ये जो है इनकम टैक्स से जुड़ा रहता है। तो चलिए, ये हो गए हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, थैंक यू सो मच।